नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। हैस्टेड कॉमर्स की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम उसके अंदर एक नया टॉपिक करवाएंगे जो काफ़ी सारे पेपर्स के अंदर आपका आता भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो उन कुछ वर्ड्स हैं उनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले है जब हम एक कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के अंदर शेयर्स इशू होते हैं, तो शेयर्स इशू के अंदर उसको हम लोग जब शेयर इशू होते हैं तो उसको पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। और इक्विटी के अंदर जितनी भी कैपिटल आएगी वो सारी की सारी कैपिटल काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है बैलेंस शीट के अंदर। जैसे कि हमारी एथोराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, एक हमारी कौन सी होती है जी, कोल्ड अप कैपिटल भी होती है इसके अंदर, कोल्ड अप कैपिटल। तो ये सारी की सारी अलग अलग कैसे हैं? कैपिटल तो एक ही होनी चाहिए। तो अथोराइज कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, कोल्ड अप कैपिटल क्या है, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये सारे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं जिनके हम सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या ही वर्ड आ गया और हम लोग फंस जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले है जी हमारा अथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी कोई भी रजिस्टर्ड होती है तो उसे अपने लाइफ टाइम तक कितनी कैपिटल से बिजनेस वो कर सकती है उसको पहले ही मेंशन करना होता है कि हम आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा कैपिटल से बिजनेस नहीं करेंगे। यानी कि लाइफ टाइम तक जितनी कैपिटल उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अथोराइज कैपिटल। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है और वो कंपनी की लाइफ टाइम तो कितनी भी हो सकती है, 100 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है। तो वो पहले ही डिसाइड कर लेगी कि मान लो कि 100 करोड़ रुपए मेरी आने वाले टाइम में कैपिटल रहेगी, तो वो अब कभी भी इन फ्यूचर में 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस नहीं कर सकती। कैपिटल अपनी अर्न मतलब कि बिजनेस जो है 100 करोड़ से ऊपर की कैपिटल से बिजनेस इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी। ये मतलब होता है इसका अथोराइज कैपिटल का। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर ही एक हमारा पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो फिर ये पेड अप कैपिटल क्या हो गई, देखिएगा एक हमारी कैपिटल, इसके अंदर और पॉइंट्स भी हैं, मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। एक हम जब कभी भी कोई भी कंपनी अपने आईपीओज निकालती है, शेयर्स इशू करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू कैपिटल। इशू कैपिटल। जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इशू कैपिटल। सपोज एक कंपनी ने 10 रुपीज के 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करे, तो कैपिटल कितनी हो गई टोटल, 1 लाख रुपीज की। 1 लाख रुपीज की क्या हो गई जी, इशू कैपिटल हो गई। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्या इशू कैपिटल और जो सब्सक्राइब कैपिटल है उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है? क्या सब्सक्राइब कैपिटल इशू कैपिटल से कम हो सकती है? तो इसका जवाब रहेगा हाँ, बिल्कुल कम भी हो सकती है। और कैसे, वो देखिएगा अब आप। अगर मान लो 10 रुपीज का एक शेयर है और 10,000 एप्लीकेशन मैंने लगाई, मान लो मेरे नाम से कंपनी है और कंपनी में मैंने 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू कर दिए, तो 1 लाख क्या हो गई, हमारी इशू कैपिटल हो गई। अब इशू कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी? सपोज हम लोगों ने जो एप्लीकेशन जो लगाई, हमने इशू करी 10,000 रुपीज और 9,000 पर्सन्स ने सब्सक्राइब किया, यानी कि 1,000 पर्सन ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो 10 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया ये आपका 90,000 रुपीज सब्सक्राइब कैपिटल आ जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। इशू कैपिटल आएगी कितनी आपकी, 1 लाख रुपीज, और सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आ जाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल 90,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार पेपर में कि सब्सक्राइब कैपिटल और इशू कैपिटल में डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इशू कैपिटल ये है और सब्सक्राइब में पर्सन हो सकता है काफ़ी, और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं उनको हम लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया हो, लेकिन हम जितनी इशू कैपिटल है उससे ज़्यादा का उनको सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर। पिछली बार लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आया हुआ था कि कितने % मैक्सिमम जो है शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए एप्लीकेशन पे।
नहीं तो कंपनी को क्या है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी। कितने कम से कम सब्सक्राइब होंगे, कम से कम कितने होने चाहिए, तो 90% है इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन आपका पिछले साल सेशन में आया हुआ था कि इशू कैपिटल हमारी, मान लो इशू कैपिटल कितनी, जो सब्सक्राइब मिनिमम कितनी कैपिटल होनी चाहिए इशू कैपिटल से। तो इशू कैपिटल जैसे कि मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़, तो कम से कम 90,000 के जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब होने चाहिए, कम से कम 90,000 रुपीज़ की, अदरवाइज आपका ये क्लियर नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला जो पॉइंट है, अब एक आ गया आपका कोल्ड अप कैपिटल और एक है जी पेड अप कैपिटल। तो कोल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल में क्या डिफरेंस है? कोल्ड अप कैपिटल और एक हो गया आपका पेड अप कैपिटल। सपोज एक कंपनी ने 10 रुपीज़ का जो शेयर है वो इशू किया, 10 रुपीज़ का शेयर इशू हो गया और 10,000 ही शेयर हैं, तो इशू कैपिटल आपकी 1 लाख रुपीज़ है। अब कंपनी ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज़ ही मांगे हैं, 2 रुपीज़ उसने मांगे ही नहीं, तो टोटल आपकी जो कोल्ड अप कैपिटल है वो हो जाएगी 80,000 रुपीज़। ये आपने ध्यान करना है। अगर जितने भी कंपनी पैसा मांगती है अपने शेयर होल्डर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड अप कैपिटल। 10 रुपीज़ का शेयर है, 10,000 के हिसाब से 1 लाख की आपकी कैपिटल हो गई, लेकिन कंपनी ने अभी तक केवल और केवल 8 रुपीज़ ही कोल्ड करे हैं, तो आपके 80,000 रुपीज़ क्या हो जाएगी? कोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। तो अब ये पेड अप क्या होगी? पेड अप कैपिटल में सपोज ऐसा हो सकता है कि जो हमारे 10,000 शेयर होल्डर हैं उनमें से कुछ पर्सन्स ने अभी तक पैसा पूरा दिया ही नहीं। कोल्ड अप कैपिटल आपकी 8 रुपीज़ है और हो सकता है 100 शेयर होल्डर ने पैसे दिए ही नहीं। कितने? सपोज 2 रुपीज़ नहीं दिए, 6 रुपीज़ हो गए इनके, 2 रुपीज़ नहीं दिए, तो 2 रुपीज़ नहीं दिए तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? पेड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल हो गई आपकी 80,000 रुपीज़ और पेड अप कैपिटल हो जाएगी 80,000 रुपीज़ में से हम जितने पर्सन्स ने जो पेमेंट नहीं दी है, तो यानी कि 200 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 79,800। आपकी पेड अप कैपिटल और कोल्ड अप कैपिटल में ये डिफरेंस आ गया। कोल्ड अप कैपिटल जितनी कंपनी अब तक मांगती है, जितना पैसा मांगा, 8 रुपये जो मांगे हैं, तो कोल्ड अप हो गई। लेकिन 100 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट में 2 रुपीज़ नहीं दिए, हो सकता है फाइनल कॉल, सेकंड कॉल से पहले जो फर्स्ट कॉल है उसमें पेमेंट ना की हो, तो जितनी पेमेंट आई है वो पेड अप है, जितनी पेमेंट नहीं आई वो कॉल्स इन एरियर में जाएगी और वो लेस हो जाएगी। जितना टोटल पैसा कंपनी के पास आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। ये आपने ध्यान करना है, ठीक है। तो कोल्ड अप और पेड अप में ये मेन डिफरेंस हो गया आपका। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे है आपका रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, और इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो भी करवाऊंगी क्योंकि पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। अभी मैंने आपको कोल्ड अप कैपिटल के बारे में बताया कि कंपनी के पास 10 रुपीज़ का शेयर है और कंपनी ने अभी तक सिर्फ 8 रुपीज़ कॉल किए हैं। इसका मतलब जो 2 रुपीज़ हैं कंपनी आने वाले टाइम में उसको मांगेगी, लेकिन कंपनी को ऐसा लग रहा है कि 8 रुपीज़ में ही मेरा काम चल रहा है, मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं है पैसा मांगने की, मुझे क्या ज़रूरत है। तो कंपनी ने क्या सोचा कि 2 रुपीज़ जो है वो मैं बाद में कभी एंड में मांग लूँगी, या फिर हो सकता है कि कभी बिजनेस में कभी वाइंड अप करना पड़े, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मांगा जा सकता है। तो कंपनी ने पहले ही अपने शेयर होल्डर को एक नोटिस भेज दिया कि जो 8 रुपीज़ मैंने आपसे मांगे हैं वो आपकी कोल्ड अप कैपिटल हो गई, लेकिन जो 2 रुपीज़ हैं वो मैं आपसे कभी भी एनी टाइम कंपनी के वाइंड अप के ऊपर उसमें आपसे मांगे जा सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल यानी कि शेयर्स का कुछ पार्ट जो कि कंपनी उस दौरान में, कंपनी के टाइम में दौरान में कोल्ड अप नहीं करती
और उसे वाइंड अप के दौरान मांग सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। और इस रिजर्व कैपिटल को बनाना कुछ भी जरूरी नहीं है। क्या ये मैंडेटरी है? ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि जो रिजर्व कैपिटल है कंपनी के लिए बनाना वो जरूरी है या नहीं। कंपनी के लिए रिजर्व कैपिटल बनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे तो इसको रिजर्व कैपिटल को रख सकती है और कंपनी ना चाहे तो इसको नहीं रख सकती। एक मेन डिफरेंस ये भी आता है कि जो रिजर्व कैपिटल है ये कब मांगी जा सकती है, कंपनी के वाइंड अप में मांगी जा सकती है। नोटिस देना पड़ेगा, पहले इसको नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। और एक और भी पॉइंट आया हुआ था कि कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसका जो ये कह सकते हैं कि लाइबिलिटी है वो कितनी है। अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपीज़ की ही लाइबिलिटी है, 10 से 11 नहीं हो सकती। सपोज 8 रुपीज़ तो कंपनी को दे दिए उसने, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, मैक्सिमम उसकी जो लाइबिलिटी है वो 2 रुपीज़ की है। 2 रुपीज़ से ज़्यादा शेयर होल्डर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था एक पेपर में कि जो शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी कितने की रहेगी। अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो 10 की ही रहेगी, जो उसकी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं रह सकती, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल के साथ साथ ही हम लोग कैपिटल रिजर्व को समझ लेते हैं ताकि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कंपनी का प्रॉफिट होता है। कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ पार्ट कंपनी क्या करती है, डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कुछ पार्ट क्या है, कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस में रखती है, जर्नल रिजर्व में भी रखती है। जैसे कि पार्टनरशिप में भी हमने किया कि जो प्रॉफिट है पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होता, वो जर्नल रिजर्व में रख दिया जाता है। तो ये जर्नल रिजर्व की तरह रिजर्व एंड सरप्लस या कैपिटल रिजर्व होता है, जो प्रॉफिट का ही पार्ट है, लेकिन उसको डिविडेंड में पूरा डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ पार्ट कंपनी अपने पास रख लेती है। फ्यूचर में कभी भी कोई भी ऐसा कोई लॉस हो जाता है अनएक्सपेक्टेड, तो उसे उसको फुलफिल कर सकती है या उसे मीट कर सकती है। एक और पॉइंट आया था कि क्या कंपनी को ये कैपिटल रिजर्व रखना जरूरी होता है। बिल्कुल मैंडेटरी है। 2013 के अकॉर्डिंग, जो कंपनी का जो एक्ट है हमारा 2013, उसके अकॉर्डिंग मैंडेटरी है कैपिटल रिजर्व रखना। कैपिटल रिजर्व कंपनी के लिए मैंडेटरी है, लेकिन रिजर्व कैपिटल कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी के बिना मांगी हुई राशि है, यानी कि अभी तक उसने मांगा नहीं है, तो ये बिना मांगी हुई राशि है, कौन सी, रिजर्व कैपिटल। और ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है, इसका मांगी हुई शेयर होल्डर की मांगी हुई राशि से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस मेन है, जिसकी वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। रिजर्व कैपिटल कंपनी का बिना मांगा हुआ पैसा है जो कभी भी कंपनी वाइंड अप के दौरान मांग सकती है। इसका वाइंड अप से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। आने वाले फ्यूचर में लॉसेस को मीट करने के लिए या फिर जो कभी कोई अगर बिजनेस कोई आगे कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है तो उसमें भी उसको लगा सकती है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस कह सकते हैं, जर्नल रिजर्व कह सकते हैं, कैपिटल रिजर्व कह सकते हैं इसको। उसके बाद एक और पॉइंट आ गया जी आपका इसके अंदर डेफर्ड एक्सपेंसेस। डेफर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। डेफर्ड एक्सपेंसेस देखिएगा, कुछ एक्सपेंसेस हाई वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर कंपनी को करने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी को उसका प्रॉफिट इतना नहीं होता। लाइक जैसे कि कंपनी ने नई कंपनी खोली और एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा कर दी, इतनी कर दी कि बस पूछो ही मत, लेकिन कंपनी को स्टार्टिंग के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन कंपनी अब क्या करे, उस एक्सपेंसेस को अगर पहले ही साल में दिखा देगी तो फिर कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम आएगा, शेयर होल्डर शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, उनकी वर्थ वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, उसको धीरे 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 राइट ऑफ करती है। सपोज कंपनी ने डेफर्ड एक्सपेंसेस कर दिए 1 लाख रुपीज़ के एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो कंपनी क्या कहती है कि मैं आने वाले 5 सालों में 10 सालों में इसको राइट ऑफ करूंगी। तो कंपनी ने 5 सालों के लिए अगर राइट ऑफ करने की कोशिश करी तो 5 से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, 20,000 रुपीज़ को हम प्रॉफिट एंड लॉस से इसको दिखा के लॉस में, बाकी का जो 80,000 रुपीज़ है वो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। जबकि ये लॉस है, ये एक्सपेंस है, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर से हम 20,000 को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाएंगे और अपनी बैलेंस शीट में 80 में से 20 लेस करके 60 दिखा देंगे। पहले 1 लाख, फिर 80, फिर उसके बाद 60,
फिर नेक्स्ट ईयर फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 रुपीज़ दिखाएंगे और बैलेंस शीट के अंदर 40,000 रुपीज़ दिखाएंगे। इसी तरह से फिर से 20,000 रुपीज़ और नेक्स्ट ईयर में बैलेंस शीट में 20,000 रुपीज़ दिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर में फिर से 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में और यहाँ पर फिर हमारा नील हो जाएगा, यानी आने वाले 5 साल के अंदर हमारा जो बैलेंस है वो नील हो जाएगा। किसका? डेफर्ड एक्सपेंसेस का। ये सिस्टम होता है इसका। कोई भी एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, जो अगर आपका कोई भी एक्सपेंस जो आपका बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए वो डेफर्ड एक्सपेंस का पार्ट है और उसे हमने ये नहीं कहना कि ये एसेट है, ये कौन सा है? डेफर्ड एक्सपेंस है। हो सकता है बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक कॉलम बना के दे दें और उसमें आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या डेफर्ड एक्सपेंस लिखा हुआ हो और आपसे ये पूछा जाए कि ये एक्सपेंस है तो इसको एसेट में क्यों लिखा हुआ है, या क्या है ये, किस तरह का एक्सपेंस है, कैसा नेचर है इसका, तो ये डेफर्ड एक्सपेंस है। इसको एकदम से राइट ऑफ ना करके धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है, इसीलिए इसको कुछ टाइम के लिए एसेट में लिखा जाता है। और एसेट में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इससे आने वाले फ्यूचर में हमें प्रॉफिट तो मिलता ही है। अगर हम ऐड करेंगे तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट तो मिलेगा, उसका बेनिफिट तो मिलने ही वाला है, इसीलिए। अगला पॉइंट देखिएगा, अब आ गया हमारा कैपिटल एक्सपेंस और रिवेन्यू एक्सपेंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका कई बार पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। कैपिटल एक्सपेंस और आपके रिवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल कैपिटल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंस जो हम आने वाले टाइम में फ्यूचर में बिजनेस से अलग हट के हाई वॉल्यूम अमाउंट में करते हैं, जिससे हमें आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मान लो हमने कोई भी एसी खरीदा, हम लोगों का बिजनेस है कपड़े का, एसी खरीद लिया, काउंटर ले लिया, अलमारी ले आए, कोई व्हीकल ले आए, वो सारे के सारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंस हैं जो आने वाले टाइम में हम लोग एसी बार बार नहीं खरीदेंगे। एक बार एसी लग गया, ठंडी हवा देगा, कस्टमर आएंगे। जैसे हमने कोई भी काउंटर बड़ा सा ले लिया, कस्टमर को राहत मिल रही है, काउंटर पे हाथ रख के खड़े हो रहे हैं, सामान को आराम से देख पा रहे हैं, फर्नीचर लगाया हुआ है, हाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है, तो बिल्डिंग ली हुई है, वो सारा का सारा कौन सा है? हमारा कैपिटल एक्सपेंस का नेचर है। बिजनेस के अलावा, सेल परचेज के अलावा हम जो भी जो ऐसे एक्सपेंस जो हम डेली रूटीन के अंदर ना करके हाई वॉल्यूम के एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक एसेट का पार्ट होते हैं, फ्यूचर में हमें जो प्रॉफिट देते हैं, ये भी कहा जा सकता है जो फ्यूचर में प्रॉफिट देंगे। बिल्डिंग लेंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा आपको। आपने एसी लगाया, काउंटर लगाया, आपने कोई भी फर्नीचर लगाया, कुछ भी किया आपने। कन्फेक्शनरी शॉप में अगर फ्रिज नहीं है, डीप फ्रिज नहीं है, तो उसकी क्या वैल्यू है? आइसक्रीम आपको मिल नहीं पाएगी। ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए, कोई ठंडी तो नहीं है जी हमारे पास, तो फ्रिज नहीं है, तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आने वाले टाइम में जिससे हमें प्रॉफिट मिले और वो बार बार उसको खर्च ना किया जाए। ये नहीं कि आज फ्रिज ले लिया, कल आओगे तो आपको दूसरा फ्रिज मिले, नहीं। एक बार फ्रिज ले लिया, कई सालों तक के लिए उसकी छुट्टी है। तो उस तरह के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? आपके कैपिटल एक्सपेंस। जैसे कि आपने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी परचेज करी, कौन सा एक्सपेंस हो गया? कैपिटल। रिवेन्यू एक्सपेंस जो नेचर के होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे सेल परचेज, डेली रूटीन के, आपने सैलरी दी, किसी को रेंट दिया, आपने कोई रिपेयर कराई, फ्रेट एंड कार्टेज हो गया, किसी को डिस्काउंट दे दिया, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे आपके रिवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। जैसे कि किसी को कमीशन दिया, किसी को रेंट दिया, किसी को भाड़ा दिया, कोई छोटा मोटा आपने खर्चा किया, अखबार खरीदी, अखबार बेची, ये सारे आपके कौन से हैं? रिवेन्यू एक्सपेंस हैं। अब जैसे कि आपने मशीनरी परचेज करी, कैपिटल एक्सपेंस। आपने रिपेयर करवाई मशीनरी के ऊपर, आपका कौन सा है? रिवेन्यू एक्सपेंस है। मशीनरी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंस। एसी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंस। एसी को इंस्टॉल करवाया, कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन 1 साल के बाद जब उसकी सर्विस करवाई, आपका रिवेन्यू एक्सपेंस है। तो ये आपने ध्यान करना है। जो आपके हाई वॉल्यूम के जो एक्सपेंसेज हैं, जो फ्यूचर में बार बार नहीं होते हैं, एक बार हो गया बस काफ़ी टाइम के लिए वो सफिशिएंट है, वो आपके रिवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। इस तरह से रिवेन्यू इनकम भी होती है और कैपिटल इनकम भी होती है। सेल परचेज के अलावा जो अलग से इनकम होती हैं आपकी और हाई वॉल्यूम में होती हैं, उनको हम लोग कैपिटल इनकम बोलते हैं। जैसे कि बिल्डिंग बेची, आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिवेन्यू आपका कैपिटल इनकम है। घोड़े की रेस लगाई, आपको इनकम हो गई बहुत ज़्यादा, आपका बिजनेस नहीं है, आपका तो कपड़े का बिजनेस है, कैपिटल इनकम हो गई आपकी।
रिवेन्यू इनकम के अंदर नॉर्मली सेल की, परचेज करी, प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग आपके प्रॉफिट चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये सारे के सारे आपके रिवेन्यू हैं, डेली रूटीन के हैं। आप हमेशा सेल परचेज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, कमीशन मिल गया, आपको कहीं से कोई रेंट मिल गया, छोटा मोटा डेली रूटीन में चल रहा है, आपको डिविडेंड मिल गया, तो वो सारे के सारे आपके कौन से रिवेन्यू इनकम हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूज नहीं होना आपने, आपको हर एक चीज़ का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका ऑथोराइज कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल टिल लाइफ तक कंपनी जो यूज करती है। पेड अप कैपिटल, जितनी भी अब तक मांगी हुई कैपिटल है उसमें से कस्टमर्स ने, शेयर होल्डर ने कितनी पेमेंट पेड करी है, पेड अप है। रिजर्व कैपिटल, जो अभी तक कंपनी ने कोल्ड अप नहीं करी है। कोल्ड अप कैपिटल, जितनी कंपनी ने मांग ली। कैपिटल रिजर्व, आपका जो प्रॉफिट का एक पार्ट है, फ्यूचर के अंदर कंपनी इसको कभी भी कर सकती है और मैंडेटरी भी है ये। डेफर्ड एक्सपेंस, आने वाले टाइम में धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। हाई वॉल्यूम के अंदर हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट के लिए कोई भी एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि हमारा इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर भी हम काफ़ी सारे एक्सपेंसेस कर देते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस हैं। कंपनी की स्टार्टिंग के अंदर हमने जो भी बड़े एक्सपेंस करे वो सारे डेफर्ड एक्सपेंसेस का नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंस और आपका रिवेन्यू का। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था आपका। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।